गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मुकेश कुमार यादव और आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है ये बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ दें और उनके बीच में होने वाले कम्युनिकेशन पर फोकस करती है। तो देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स आज कवर होंगे। तो सबसे पहले एक बार कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स को समझने की कोशिश करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क करता क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, किस किस टाइप से हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं कंप्यूटर्स के बीच में। फिर पैकेट स्विचिंग जो बेसिक टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पर कंप्यूटर नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन होता है। और लास्ट में हम टोपोलॉजीज देखेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में होता क्या है, हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो हम दो पर्सन्स या दो डिवाइसेस के बीच में डेटा की शेयरिंग करते हैं, या दो पर्सन्स के बीच में इमोशंस की शेयरिंग होती है या मैसेज की शेयरिंग होती है। किस किस तरीके से हो सकती है, हम ओरल मीडिया से कर सकते हैं या टेक्स्ट मीडिया यानी मैसेजेस कर सकते हैं, या किसी और फॉर्म में सिग्नल्स के फॉर्म में भी हो सकती है। नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर, एक रिसीवर, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला जरूरी होते हैं। इसके साथ में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो भी दोनों की कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर बोलने वाला और सुनने वाले की लैंग्वेज डिफरेंट है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब अगर ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो डिस्टेंस भी मैटर करती है, कि डिस्टेंस और वॉइस की लेवल इस लेवल का होना चाहिए कि सेंडर यानी बोलने वाले और रिसीवर के बीच में वो आसानी से पहुंच पाए, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होता। तो इसी कारण से हम कुछ कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के टर्म्स में हैं वहां पर कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे सेम टू सेम कंप्यूटर की कम्युनिकेशन में भी। तो कंप्यूटर्स के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला है सेंडर। सेंडर मैसेज को सेंड करता है और वो रिसीवर की तरफ मैसेज भेज देता है। सेकेंड पार्ट है वो है रिसीवर, यानी मैसेज जिसके लिए भेजा गया है वो भी होना चाहिए। थर्ड जो है वो है मीडियम, जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल करने वाला है वो मीडियम भी होना कंपलसरी है। फोर्थ एलिमेंट है मैसेज, जो मैसेज या डेटा भेजा जाना है वो भी होना चाहिए। अब एक और कंपोनेंट है जिसको हम एसेंशियल कंपोनेंट मानते हैं, वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जैसे हमने बात की थी कि दो पर्सन्स अगर बात करते हैं तो उनकी लैंग्वेज है वो अगर कॉमन नहीं है और वो दोनों अलग अलग लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बात नहीं कर पाते। तो ऐसे ही सेम टू सेम कंप्यूटर्स में भी प्रोटोकॉल कुछ रूल्स डिफाइन करता है, और ये जो रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल्स के द्वारा डिफाइन किए गए, ये क्या करते हैं, सिंटैक्स, सीमेंटिक और टाइमिंग से रिलेटेड रूल्स डिफाइन करते हैं ताकि कम्युनिकेशन प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो पाए। तो यहां पर सेंडर एक ऐसा डिवाइस जो कि मैसेज को क्रिएट करता है या जनरेट करता है और ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। मैसेज जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है यानी जो सूचना है वही मैसेज होता है। मीडियम जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल करता है उसको मीडियम कहते हैं, ये कैरियर के रूप में काम करता है जो मैसेज को सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचाता है। रिसीवर एक ऐसा डिवाइस जिसके लिए वो सूचना भेजी गई है उसको हम रिसीवर कहते हैं। और लास्ट में प्रोटोकॉल ऐसे रूल्स का सेट जो कि सिंटैक्स, सीमेंटिक्स और टाइमिंग रिलेटेड रूल्स डिफाइन करता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। अगर ये रूल्स नहीं हो तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को डेटा तो भेजें, सेंडर और रिसीवर, पर दोनों ही एक दूसरे की जो डेटा है या मैसेज है उसको समझ पाने में असमर्थ हो। तो इस कारण से प्रोटोकॉल भी उतना ही कंपलसरी है जितना कि बाकी एलिमेंट्स। बिना प्रोटोकॉल के
हम कम्युनिकेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, जोड़ता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन यानी संचार की सुविधा उपलब्ध करवाता है। अब हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का जोड़ने का फ़ायदा ही क्यों है। क्योंकि जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे बेसिक एडवांटेज तो ये है कि हम दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को एक्सचेंज करवा पाते हैं या डेटा शेयरिंग कर पाते हैं। सेकंड एडवांटेज है रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू नहीं करवाते तो हमें क्या करना होता है, पहले जो डेटा या इंफॉर्मेशन होती है उसको हमें स्टोरेज मीडिया पर राइट करना होता है। फिर हम उस स्टोरेज मीडिया को उस कंप्यूटर से हटा करके दूसरे कंप्यूटर पर जहां उसको पहुंचाना है वहां तक लेके जाते हैं, फिर वहां पर कनेक्ट करते हैं, वहां पर कॉपी पेस्ट की जा सकती है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो नॉर्मली कंप्यूटर नेटवर्क्स ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं बजाय के स्टोरेज मीडिया के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन के। नेक्स्ट एडवांटेज है, इससे जो ओवरऑल कॉस्ट है देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में लोअर जो कॉस्ट है वो भी कम होती है, टाइम भी कम लेता है और मैन पावर भी कम चाहिए। क्योंकि बार बार डेटा अगर शेयर करना हो तो बार बार एक पर्सन तो स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना, फिर पेस्ट करना और फिर वापस से दूसरे कंप्यूटर पे ले जा करके कॉपी पेस्ट करना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो मैन पावर की काफ़ी डिमांड करता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से हम हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर, स्टोरेज, प्रिंटर आदि चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर के जो डिवाइसेज हैं या हार्डवेयर है उसको हम दूसरे कंप्यूटर के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। केवल हार्डवेयर ही नहीं, हम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। हमें जो भी रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जैसे किसी सॉफ्टवेयर को सबके लिए अवेलेबल करवाना है तो हम क्लाइंट सर्वर मॉडल पे जा सकते हैं, जिसमें सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स उस सर्वर से जुड़े होते हैं क्लाइंट के रूप में वो उसे एक्सेस कर पाते हैं और यूज़ कर पाते हैं। तो इससे हम एक ही लाइसेंस से, सर्वर लाइसेंस से ही बहुत सारे यूजर्स के द्वारा काम करवा सकते हैं। तो कॉस्ट कम हो जाती है, स्टोरेज कॉस्ट भी कम होती है। कंप्यूटर नेटवर्क इसके अलावा रिसर्च में, मेडिकल सर्विसेज, वेदर फोरकास्टिंग में, ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या टाटा क्लिक ऐसे सर्विस जो साइट्स हैं वो भी इसके थ्रू ही रन करती हैं। सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सअप हो, जैसे फेसबुक हो, जैसे ट्विटर हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सारे के सारे इंटरनेट पे ही रन कर रहे हैं। फाइल शेयरिंग है, चैटिंग एप्स हैं, वो सारी की सारी इसी पे काम करती हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वही फाउंडेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो ओवरऑल वर्ल्ड में हैं उनको इंटरलिंक करता है या उनको इंटरलिंक्ड फॉर्म में यूजर को एक्सेस देता है। कंप्यूटर नेटवर्क के कई और भी एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन किस किस तरीके से कंप्यूटर्स में या डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है और कंप्यूटर कौन से मोड का यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला है सिंप्लेक्स मोड। इसको हम वन वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर हमेशा मैसेज भेजता है और रिसीवर हमेशा केवल और केवल मैसेज को रिसीव ही करता है। रिसीवर कभी भी रिप्लाई नहीं भेज सकता सेंडर के पास में। तो इस तरीके से ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो रेडियो में और टीवी में देखा जा सकता है। सेकेंड टाइप का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो है हाफ डुप्लेक्स। इसको हम लिमिटेड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जब अपना डेटा भेज रहा होता है, मान लीजिए कि T1 टाइम पर सेंडर डेटा भेज रहा था, तो उस टाइम पे केवल सेंडर ही भेज सकता है, रिसीवर नहीं भेज सकता। जब तक ये डेटा भेजेगा तब तक ठीक है। इसके बाद में इसका डेटा खत्म होने के बाद में सोचिए कि सपोज
रिसीवर को डेटा वापस से सेंडर को कुछ भेजना है, तो इस केस में क्या होगा, रिसीवर T2 टाइम पर डेटा भेज सकता है। उस केस में जो रिसीवर होगा वो सेंडर का काम कर सकता है और जो सेंडर था वो रिसीवर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये जो दोनों हैं वो दोनों अलग अलग टाइम पे होंगे, दोनों सेम टाइम पर नहीं हो सकता, यानी 1 by 1 कम्युनिकेशन है। एक बार सेंडर रिसीवर को भेजेगा और दूसरे टाइम पर रिसीवर सेंडर को भेज सकता है, दोनों एक साथ डेटा नहीं भेज सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा यूज होने वाले वॉकी टॉकी सेट्स। थर्ड टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है फुल डुप्लेक्स। इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में सेम टाइम पर जब सेंडर मैसेज रिसीवर को भेज रहा होता है, उसी टाइम पर रिसीवर भी सेंडर को वापस से मैसेज भेज सकता है। दोनों सेम टाइम पर आकर हो सकते हैं, यानी दोनों मैसेज एक ही बार में एक ही समय में भेज सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है वो मोबाइल फोन में, लैंडलाइन फोन में और कंप्यूटर्स में देखा जा सकता है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि क्या जो फोन में उपयोग होने वाला जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है वो और कंप्यूटर में यूज होने वाला फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या सेम ही है? हाँ, ये लगभग सेम है फंक्शनलिटी में, पर टेक्नोलॉजी वाइज दोनों में डिफरेंस होता है। जहां फोन हमेशा सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं, जिसमें एक लाइन पर केवल एक साइड में रिसीवर और एक साइड में सेंडर जुड़े होते हैं। जब एक लाइन इन्होंने रिजर्व कर ली तो उस लाइन पर किसी दूसरे पर्सन्स का डेटा यानी थर्ड पार्टी का डेटा ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड बात कर रहे हैं तो आपके लिए एक लाइन रिजर्व हो जाएगी। अब कोई भी पर्सन फोन कॉल करना चाहते हैं, सारी लाइनें एंगेज हैं, तो उस केस में उन सभी को वेट करना पड़ेगा जब तक कि कोई लाइन फ्री नहीं हो जाती। उनका डेटा, अगर आपने बात करना बंद कर दिया, केवल फोन चालू है और दोनों ने फोन एक साइड में रख दिया, तो भी किसी थर्ड पर्सन को ये लाइन अलॉट नहीं होगी जब तक कि आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर देते हैं। तो इस टाइप की जो रिसोर्सेज या लाइंस रिजर्व हो जाती हैं एक कम्युनिकेशन के लिए कि बस वो एक ही कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगी, इस टाइप की जो स्विचिंग होती है उसको हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं उनका रिजर्वेशन हो जाता है, किसी और के द्वारा उपयोग नहीं हो सकता। कंप्यूटर एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को यूज करता है जिसको हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जब कंप्यूटर्स डेटा भेज रहे होते हैं तो एक लाइन को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो टाइम स्लॉट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग डेटा हम सेंड करते हैं। मान लीजिए कि किसी टाइम पर सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और उस टाइम पर टाइम स्लॉट्स ब्लैंक जा रहे हैं या खाली जा रहे हैं, फ्री टाइम है, तो उस टाइम पर हम थर्ड पार्टी का डेटा उन टाइम स्लॉट्स में अलॉट कर देते हैं। इसमें ये होता है कि जो हर एक पैकेट होता है, डेटा पैकेट, उसके साथ में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस जुड़ा होता है, तो वहां पर जाकर के ये समस्या नहीं रहती कि किसको डिलीवर होना है, जिसका डेटा है वो उसी को डिलीवर होता है। तो इस तरीके से पैकेट स्विचिंग का यूज करके हम टाइम शेयरिंग के द्वारा जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज कर पाते हैं। इसका एक ड्रॉबैक भी है, कई बार जब ज्यादा कंजेशन हो जाता है तो हमें क्या होता है कि पैकेट्स या डेटा स्पीड जो होती है वो स्लो होने लगती है, जबकि फोन में एक डेडिकेटेड स्पीड होती है, वो कभी भी कम नहीं होती, ना ही ज्यादा हो सकती है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, अगर कम लोग यूज कर रहे हैं तो आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी, पर जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सबके अंदर स्पीड शेयर होने लगेगी और हो सकता है आपकी स्पीड थोड़ी थोड़ी स्लो लगने लगे आपको। तो उसका कारण पैकेट स्विचिंग ही होती है कि वो सबको चांसेस देती हैं या जो फ्री टाइम स्लॉट्स होते हैं उनमें दूसरे का डेटा ट्रांसमिट कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार कि कैसे एक्चुअली होता कैसे है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मल्टीपल सेंडर्स या मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साइड में जुड़े हुए हैं, दूसरी साइड में मल्टीपल कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए कि C3 और सामने वाली साइड में यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है।
तो जब C3 का डेटा जा रहा है तब तक तो ठीक है, पर C3 जब डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे कोई फ्री टाइम स्लॉट जा रहे हैं, तो C2 भी अपना डेटा भेज सकता है या C1 भी भेज सकता है। इस तरीके से केवल एक ही लाइन जो है वो टाइम शेयरिंग बेसिस पर काम करती है, मल्टीपल सोर्सेज के बीच में या मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज की जा सकती है। तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी है जिसमें टाइम शेयरिंग होती है एक ही लाइन की, जबकि जो नॉर्मल सर्किट स्विचिंग होता है उसमें दो डिवाइसेस के बीच में एक लाइन डेडिकेटेड होती है, कोई भी इसको शेयर नहीं कर सकता, थर्ड पर्सन या थर्ड फोन इसको शेयर नहीं कर सकता, डेडिकेटेड लाइन होती है इसके बीच में। तो इस तरीके से हम पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। पैकेट स्विचिंग ही पूरे के पूरे कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन का बेसिस है, इसी के आधार पर सारा कम्युनिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं टोपोलॉजीज की। टोपोलॉजीज के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि टोपोलॉजी होती क्या है और करती क्या है कंप्यूटर के लिए। तो जब हमने बात की कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। तो जब इंटरकनेक्ट करता है तो इंटरकनेक्शन के कुछ मेथड्स होते होंगे या फिजिकल कॉन्फ़िगरेशंस होते होंगे, या तो एक या एक से ज़्यादा। तो वो हम फिजिकल कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स आपस में जुड़ सकते हैं फिजिकली एक दूसरे के साथ, किस किस तरीके से हम कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। यही टोपोलॉजीज में एक्सप्लेन किया जाता है या फिजिकल टोपोलॉजीज डिफाइन करती हैं। जो फर्स्ट टोपोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने वाली है, ये सबसे सिंपल टोपोलॉजी होती है जिसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक डेडिकेटेड लाइन होती है, हाई स्पीड लाइन होती है जिसको हम जो बैकबोन लाइन भी कहते हैं। ये दोनों साइड में टर्मिनल्स होते हैं इनके जो ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं, और कंप्यूटर्स अपनी सर्विस लाइन से टैप के थ्रू जुड़े होते हैं। हर एक कंप्यूटर जब भी डेटा सेंड करना है तो वो अपना डेटा सेंड करता है बैकबोन नेटवर्क पर, और वो सारा का सारा डेटा जो है, मान लीजिए कि C1 को एक मैसेज भेजना है C4 को, तो जब भी C1 मैसेज भेजेगा वो मेन बैकबोन लाइन पे आएगा और वो मैसेज C2 को भी डिलीवर होगा, C3 को भी डिलीवर होगा और C4 को भी डिलीवर होगा। अब C4 जो है वो डेटा का एड्रेस चेक करता है, अगर रिसीवर का एड्रेस C4 है तो उसको रीड करता है, नहीं तो डिस्कार्ड कर देता है। ऐसे ही C2 भी उसको रीड करता है, अगर रिसीवर का एड्रेस C2 नहीं है जैसे कि C4 था तो वो डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ऐसे ही C3 को भी C4 का जो रिसीव्ड डेटा है उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक बार में एक समय में केवल एक ही कंप्यूटर मैसेज भेज सकता है, यानी कॉमन लाइन होने की वजह से अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक साथ डेटा भेजने की कोशिश करेंगे तो डेटा कोलिजन हो सकता है। डेटा कोलिजन की वजह से जो डेटा होगा वो करप्ट हो जाएगा। इसके मेन एडवांटेज जो हैं वो है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट होता है, मिनिमम वायरिंग होता है, इजीली इसको डाला जा सकता है और एक्सटेंड किया जा सकता है, चाहे जितने कंप्यूटर्स आप जोड़ते जाओ, बस एक सर्विस लाइन से आपको जोड़ना होता है। डिसएडवांटेज, केवल एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा भेज सकता है, तो बाकी कंप्यूटर्स के लिए वेट करना होता है। अगर ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो वेटिंग टाइम सबके लिए ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि एक बार में एक ही कंप्यूटर मैसेज भेज सकता है। इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो टैपिंग होती है उसकी वजह से जो फॉल्ट आया है वो कहाँ पे आया है वो पता नहीं चलता, और जहाँ से भी ब्रेक होता है इको की प्रॉब्लम से वो दोनों पार्ट्स को, जहाँ से ब्रेक हुआ उसके दोनों साइड के पार्ट को वो इको की प्रॉब्लम की वजह से वो बंद कर देता है, नेटवर्क को डाउन कर देता है। कम्युनिकेशन की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। प्राइवेसी का भी बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी मैसेज भेजा जाता है, C1 और C4 का वाला एग्जांपल देखते हैं। अगर C1 C4 को मैसेज भेजना चाह रहा है तो वो मैसेज केवल और केवल C4 को डिलीवर नहीं होता, वो C2 को भी डिलीवर होता है, C3 को भी डिलीवर होता है। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का हमेशा इसमें इश्यू रहता ही है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी का जो नेम आया है वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से आया है। इसमें फर्स्ट कंप्यूटर जो होता है वो सेकंड से जुड़ा हुआ होता है,
सेकंड कंप्यूटर थर्ड से, थर्ड कंप्यूटर फोर्थ से, ऐसे सो ऑन। जो लास्ट का कंप्यूटर होता है वो वापस से फर्स्ट कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉर्मली वन डायरेक्शन में ही हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दोनों साइड में मैसेज नहीं भेजा जा सकता। अगर आपको दोनों साइड में मैसेज भेजना है तो इसको हमें यानी जो है वो बाई डायरेक्शनल रिंग में कन्वर्ट करना होगा, जिसमें एक नहीं दो दो केबल्स हमें बिछानी होंगी। बाई डायरेक्शनल में जब हम नोड्स को दोनों साइड में कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद में हम जो डेटा है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में भेज सकते हैं। इसके अंदर एडवांटेजेस देखते हैं। इसमें डेटा कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि कोई कॉमन बस नहीं है। जो डेटा है, मान लीजिए कि C1 को C3 को मैसेज भेजना है तो C1 जो है वो मैसेज भेजेगा, तो C1 का मैसेज पहले C2 को और फिर C2 उसको फॉरवर्ड करता है C3 को। अगर C1 C4 को करेगा तो C4 को वो डायरेक्टली मैसेज नहीं भेज सकता क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज ही काम कर रही है। तो C1 का जो डेटा होगा वो पहले C2 के पास जाएगा। C2 देखता है कि क्या इसका एड्रेस जो है वो मेरे इक्वल है, तो C2 और C4 का एड्रेस अगर इक्वल नहीं है तो वो फिर से फॉरवर्ड कर देता है और C3 फिर से अगेन वही प्रोसेस रिपीट करता है और वो फॉरवर्ड कर देता है, C4 के पास पहुंच जाता है। C4 उसको रीड भी करेगा और इस रिंग पर से उस डेटा मैसेज को डिस्कार्ड भी कर देगा, आगे नहीं भेजेगा, मतलब फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो इसके जो वर्किंग है वो भी सिंपल है। इसमें क्या होता है कि नोड डेटा को रीड करता है, उसका एड्रेस चेक करता है। अगर जो एड्रेस होता है उसमें सेंडर और रिसीवर उनमें से किसी का भी एड्रेस उसके खुद के साथ में मैच हो जाता है तो वो रीड करता है और उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता। अगर वो उनके मैसेज के सेंडर या रिसीवर का एड्रेस उससे खुद से मैच नहीं होता है तो उस केस में वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग। जो सबसे बड़ा इशू है वो फिर से आपने देखा होगा कि मैसेज कैसे ट्रैवल करता है, प्राइवेसी का इशू और सिक्योरिटी का इशू। जो मैसेज होता है वो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि C1 जो है वो C3 को या C4 को डेटा भेज रहा है तो जो डेटा है वो क्लॉकवाइज चलेगा, तो C1 का डेटा C2 के पास जाएगा, C2 का डेटा C3 के पास जाएगा। तो C2 और C3 दोनों उसको रीड भी कर सकते हैं, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इश्यू होता है। एक और इश्यू ये होता है कि हर एक नोड को या तो इस टाइप का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए कि अगर वो ऑफ हो तो उस केस में वो उस पैकेट्स को बाईपास कर पाए बिना पावर सप्लाई के। अगर ऐसा नहीं है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो हर एक जो नोड है उसको ऑन भी होना चाहिए और फाइन कंडीशन में वर्क भी करना चाहिए। नहीं तो एक भी नोड अगर कंप्यूटर ऑफ है या नॉन फंक्शनल है तो पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इसमें एक और ये होता है कि डेटा जो होता है उसको जब भी सेंड करना होता है किसी भी कंप्यूटर को, तो इस पूरी रिंग के अंदर एक टोकन रोटेट की जाती है। उस टोकन का यूनिक आईडी होता है। वो टोकन जिसके पास होती है केवल वही कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकता है, बाकी सबको वेट करना होता है। अगर किसी के पास में डेटा है सेंड करने के लिए तो टोकन आने पर वो अपना डेटा सेंड करता है। अगर किसी के पास में टोकन आई और उसके पास में सेंड करने के लिए कोई डेटा नहीं है तो उस केस में वो उस टोकन को सिंपली आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो नेक्स्ट वाले कंप्यूटर के पास पहुंचती है। नेक्स्ट वाला कंप्यूटर भी वही प्रोसेस रिपीट करता है कि अगर उसके पास में डेटा है तो वो उसको रीड करेगा, नहीं तो उसको होल्ड करेगा, नहीं तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से इसको टोकन रिंग भी कहा जाता है। इसमें जो एक और प्रॉब्लम ये है कि बाई डायरेक्शनल रिंग के साथ में हम रिलायबिलिटी तो इंक्रीज कर सकते हैं, फेलियर के चांसेस को कम कर सकते हैं, पर कॉस्ट भी बढ़ती है। इसमें सिंगल पॉइंट फेलियर का चांसेस रहते हैं, तो ये इसके मेन ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है। सेंट्रल डिवाइस से जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे के सारे सर्विस लाइन के द्वारा पहले सेंट्रल नोड से कनेक्ट होते हैं, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए कि C1 को डेटा C3 को भेजना है तो C1 जो अपना डेटा होता है वो सेंट्रल डिवाइस को भेजता है। सेंट्रल डिवाइस उसको रीड करता है और उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग
आगे फॉरवर्ड करता है C3 को। वो डेटा कभी भी C4 और C2 को नहीं मिलता। ये एक बड़ा एडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी का, सेंट्रल डिवाइस का, कि ये केवल और केवल जो पैकेट्स हैं उनकी फॉरवर्डिंग उसके एड्रेस के आधार पर करता है और नॉन रिलेवेंट डिवाइसेस को वो डेटा नहीं फॉरवर्ड करता। तो इस तरीके से जो सेंट्रल डिवाइस है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंक्रीज करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फॉरवर्डिंग हो पाती है। ये थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का होता है, डेटा फिल्टरिंग की कैपेसिटी होती है इसमें। सेंट्रल नोड जो है वो नॉर्मली या तो स्विच होता है या रूटर होता है, इन दोनों में से ही होता है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम होती है। इसमें एक सेंट्रल नोड की डिवाइस थोड़ा आप मान सकते हो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट है, पर उसमें भी देखा जाए तो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक पीसी पर केवल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ही लगता है और एक ही डेटा लाइन लगती है पर पीसी, जबकि रिंग में जो था 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए थे हमें अगर आपको 2 केबल जोड़नी है। तो अगर बाई डायरेक्शनल रिंग है तो हर एक कंप्यूटर पर हमें 4 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और डिबग करना भी आसान है। अगर सेंट्रल नोड डिवाइस फेल नहीं होता है या सेंट्रल डिवाइस फेल नहीं होता तो जो कंप्यूटर खराब हो रहा है या जो लाइन खराब हो रही है केवल वही कंप्यूटर सफ़र करेगा, बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। इस नेटवर्क को एक्सटेंड करना या स्केल अप करना बहुत आसान है, फ्लेक्सिबल है। मतलब नोड फेलियर जो है वो पूरे नेटवर्क को इम्पैक्ट नहीं डालता, यानी रिलायबिलिटी भी काफ़ी ठीक है। इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है क्योंकि सारी की सारी लाइन सिंगल लाइन से नेटवर्क सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। ड्रॉबैक में जो है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रल नोड ही फेल हो जाता है तो उस केस में जो पूरा कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाता है। वायर लेंथ जो होती है वो नॉर्मली थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिंग और बस के, तो वायर की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, पर वो कॉस्ट भी कंपनसेट हो जाती है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं उनके रूप में कहीं ना कहीं जा करके वो कंपनसेट हो जाती है, इजीली मैनेज कर पाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टोपोलॉजी है उसको मैश टोपोलॉजी कहते हैं। ये जो टोपोलॉजी होती है वो फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हर एक जो नोड होता है वो बाकी सारे के सारे जितने भी नोड्स होते हैं उनसे डायरेक्ट लिंक से जुड़ा होता है। मान लीजिए कि एक कंप्यूटर में n नोड्स हैं, यानी 4 नोड हैं, तो हर एक कंप्यूटर जो बाकी 3 कंप्यूटर से डायरेक्टली लिंक से जुड़ा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वायर्स जो लगने वाले हैं वो आप चाहें तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि टोटल कितने वायर्स लगने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वायर्स इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। n यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो अगर ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो 4 नोड्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1 3, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 तो इज इक्वल टू 6। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं कि 6 ही वायर हैं। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कितने चाहिए एक कंप्यूटर एक पूरे नेटवर्क के लिए अगर हमारे पास में मैश टोपोलॉजी है तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि हर एक कंप्यूटर में से 3-3 वायर्स निकल रही हैं, यानी 4 कंप्यूटर्स हैं तो 3 वायर्स यानी n-1 वायर्स निकल रही हैं एक कंप्यूटर में से। तो n-1 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमें चाहिए होंगे एक कंप्यूटर में लगाने के लिए, तभी n-1 केबल्स उससे आकर के जुड़ सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ NIC पूरे नेटवर्क में कितने चाहिए होंगे, तो वो चाहिए होंगे n इंटू n-1। अब इसके हम कुछ एडवांटेज और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये रोबस्ट होता है काफ़ी, यानी जो चांसेस हैं इसके फेलियर के वो बहुत बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट लिंक है। तो एक तो स्पीड का कोई झंझट नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है लाइन की। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट लिंक फेल हो जाता है तो हमारे पास में ऑल्टरनेट रूट होते हैं, हम चाहें तो उसको कंपनसेट कर सकते हैं, बिना उस वायर को रिप्लेस किए भी हम डेटा सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C1 और C2 की बात करते हैं। C1 अगर डेटा भेजना चाहता है C2 को
तो डायरेक्ट लिंक है। मान लो कि किसी रीजन से इसका ये डायरेक्ट लिंक फेल हो जाता है, तो C2 के पास में ऑल्टरनेट रूट भी है कि C1 पहले C3 को डेटा भेज दे और C3 से C2 को डेटा भेजा जा सकता है, या इसका वाइस वर्सा C1 जो है वो C4 को भेज दे, C4 C2 को भेज दे। तो इस तरीके से हमारे पास में काफ़ी सारे ऑल्टरनेट रूट भी होते हैं। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। मान लीजिए कि मेरे को 5वां कंप्यूटर जोड़ना है, तो 5वें कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कोई एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन नहीं करना होगा, मुझे 4 केबल चाहिए होंगे और उन चारों को केवल उस कंप्यूटर से ले जाकर के बाकी चारों से भी जोड़ना होगा। तो इस तरीके से मेरे पास में 4-5 कनेक्शंस को मॉडिफाई करना होगा, हटाना होगा तो भी इसी तरीके से। तो इसको एक्सपेंड करना या स्केल करना बहुत मुश्किल है, या कॉन्फ़िगर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि जब भी हटाना है या कोई कंप्यूटर जोड़ना है तो बहुत सारे कनेक्शंस को हमें जो है वो मॉडिफाई करना पड़ता है। एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज तो कि ट्रैफिक कंजेशन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट लिंक्स हैं जो किसी से शेयर नहीं होते। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक्स हैं, जब तक वो फेल नहीं होता आपका डेटा किसी भी दूसरे नोड के पास में जाने की जरूरत ही नहीं है। फॉल्ट टॉलरेंट, अगर कोई फेलियर आ जाता है, कोई लिंक खराब हो जाता है, तो उस केस में बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के भी जो है वो सिस्टम सरवाइव कर सकता है। उसको रिपेयर करने के बजाय ऑल्टरनेट रूट भी लिए जा सकते हैं। तो हमारे पास में इमीडिएटली किसी भी प्रकार का, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम मैश टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। डिसएडवांटेजेस में इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। हर एक कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, केबल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। स्केलेबल नहीं है, यानी जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स जोड़ने की कोशिश करोगे वो जो स्ट्रक्चर है वो उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वायर्स, और उनको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होगा। इंस्टॉल करना और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का, जिसमें मल्टीपल स्टार्स में जो सेंट्रल नोड्स होते हैं उन सेंट्रल नोड या सेंट्रल डिवाइसेस को एक लीनियर बस पे जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हम ट्री टोपोलॉजी को बनाते हैं। इसमें जो दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं कनेक्टेड, वो एक पेड़ की ब्रांचेस या ट्री की ब्रांचेस के जैसे दिखाई देते हैं। इसमें कोई भी लूप या पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, सर्किल एग्जिस्ट नहीं करता, तभी ये ट्री टोपोलॉजी बन पाती है। अगर कोई भी लूप बन जाता है किसी नेटवर्क में या पाथ, क्लोज पाथ बन जाता है, तो उस केस में ये ट्री टोपोलॉजी ना होकर के ग्राफ बन जाता है और लूप बैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ट्री में कभी भी लूप बैक नहीं होते। लूप बैक क्या होता है इसको समझने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास में एक ही नोड है 1, ये 2 और ये 3। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं और 2 पर बिना किसी एज को, इसको एज कहते हैं, तो एज को रिपीट किया, अगर मैं वापस से 1 से स्टार्ट होकर के 1 पे पहुंच जाता हूं तो ये लूप कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 से स्टार्ट किया 2 पर, तो बिना एज रिपीट किए मैं वापस 1 पर नहीं पहुंच सकता, इसको ही वापस यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में ऐसा कोई लिंक बना देता हूं 3 और 2 के बीच में, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो इस टाइप का जो ये कॉम्बिनेशन बना, ये पाथ बना, इसको हम क्लोज्ड पाथ कहते हैं। तो इस टाइप के जो क्लोज्ड पाथ है वो ट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है और नहीं होने चाहिए। इस टोपोलॉजी को हम हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं कि हम इसको इजीली बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल स्टार्स को जोड़कर जितनी बड़ी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। सिंगल पॉइंट फेलियर वाला जो सिस्टम है वो भी नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल डिवाइस खराब भी हो गया तो बाकी नेटवर्क्स 2 पार्ट्स में काम करने लगता है। इंस्टॉल करना और मेंटेन करना बहुत ही आसान है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। आज के जो टॉपिक्स थे उनके बारे में अगर कोई सजेशंस हैं, फीडबैक है, तो प्लीज़ आप मेरे को मेरे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। एक फिर से रिक्वेस्ट वही कि आप प्लीज़ कैशलेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कीजिए। ये ना केवल फेक करेंसी, करप्शन, ब्लैक मनी को ही रिमूव करता है, बल्कि कोरोना जैसी
संक्रामक बीमारियों को भी जो करेंसी होती है, नोट होते हैं, उनके द्वारा फैलने से रोकता है। तो प्लीज़ जो है आप जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें यूपीआई पेमेंट है या कार्ड पेमेंट्स हैं या नेट बैंकिंग है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।